1972 से लेकर के 1973 के बीच कैलिफोर्निया में सांता क्रूज के बीच के शोर पर कई लड़कियों की लाश मिलती है। ये बॉडीज उन लड़कियों की थी जो अक्सर इस जगह पर हिच हाइकिंग करने के लिए आया करती थी। इसके अलावा आसपास के पहाड़ों पर कभी कभी किसी की सर कटी लाश मिलती थी तो कभी कभी सिर्फ उनका सर मिलता था। अब कुछ दिन बाद सांता क्रूज के पुलिस स्टेशन पर किसी अननोन नंबर से पुलिस वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और फिर एडमंड एमएल केम्पर का जन्म बर्बैंक में 1948 में हुआ था। वो एक मिडिल चाइल्ड था जिसमें उसकी एक बड़ी बहन थी और उससे एक उसकी छोटी बहन थी। एडमंड अपने उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा लंबा हुआ करता था। उसकी जो हाइट थी कंपेयर टू द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, उसकी हाइट बाकी सबसे थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी। एंड इसी के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बुलिंग का शिकार होना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज हाइट। वो एक तो वो बुली होता था, ऊपर से इसके कारण उसके कोई दोस्त नहीं थे और वो अक्सर अकेला रहा करता था। उसे अक्सर लोग कई नाम से बुलाया करते थे। कोई उसे बिग एड बुलाया करते थे, कोई उसे वियर्ड एड बुलाया करते थे, विच ही डिडंट लाइक ऑफ कोर्स, एंड जिसके कारण उसे काफ़ी समय अकेले बिताना पड़ता था। अब इन सब सिनारियो से क्या हुआ कि धीरे धीरे बचपन से ही उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग चीज़ों में बढ़ने लगा। ही डेवलप्ड एंटी सोशल बिहेवियर्स। अक्सर एड अपनी बहनों की गुड़िया के साथ बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था। कभी उनका सर अलग कर देता था, कभी उनके हाथ अलग कर देता था। ही यूज्ड टू जस्ट डिसमेंबर दोज डॉल्स इन अ वेरी डिस्टर्बिंग एंड एन ईविल वे, और उसको करके वो काफ़ी मज़ा आता था। जहाँ बचपन में बच्चों को क्रिकेट और सॉकर जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, वहीं एड को इलेक्ट्रिक चेयर और गैस चेम्बर जैसे गेम्स में इंटरेस्ट था, जो वो अपनी बहनों के साथ खेला करता था। और वो अक्सर उन्हें कहा करता था कि उसे वो चेयर पर बांध दे, और जब वो उसे चेयर पर बांध देती थी उसके बाद वो ऐसे प्रिटेंड करता था कि एज इफ़ उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिला है और वो मरने की एक्टिंग करता था। इतना ही नहीं, जैसे जैसे एड बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका एनिमल क्रूएलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता गया। वो अक्सर इंसेक्ट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे जो भी उसको आसपास में मिलते थे उनको मार कर उन्हें डाइसेक्ट किया करता था, और उन एनिमल्स की डेड बॉडी को वो अक्सर एक स्टिक पर लगाया करता था और उसे देख करके काफ़ी इंजॉय करता था। जब एड 9 साल का हुआ देन ही हैड टू गो थ्रू हिज पेरेंट्स डिवोर्स। उसकी माँ अल्कोहलिक थी, एग्रेसिव थी, अब्यूजिव थी, और एड अपनी माँ को उतना कुछ खास पसंद नहीं करता था। उसका अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता था, बट ऑन द अदर हैंड ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर। जैसा एड की माँ का बिहेवियर अपनी बेटियों को लेकर के था, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग उनका बिहेवियर अपने बेटे को लेकर के था। एड के इंसेक्ट डाइसेक्शन और एड के ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर के एड की माँ उतनी खुश नहीं रहती थी, और वो अक्सर पनिशमेंट के तौर पर एड को बेसमेंट में बंद कर दिया करती थी, जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था, काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े हुए करते थे, जो एक काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट हो सकता है किसी भी बच्चे के लाइफ में। एड की उम्र के बच्चे तो उसे बुली करते ही थे, साथ ही साथ उसकी माँ भी उसके हाइट को लेकर के उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती थी, उसे काफ़ी ह्यूमिलिएट करती थी कि कोई लड़की तुमसे प्यार नहीं करेगी कभी भी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, एंड थिंग्स लाइक दैट। I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had a very strong and violently outspoken position on men. Angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. One of the reasons why Ed hated his mother and his sisters so much is because Ed has faced near-death experiences twice in his life. बचपन में एक बार एड की बहन ने उसे ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था, पर वो लकीली बच गया। और दूसरा तब जब एक बार उसकी बहन ने उसे पानी में धक्का दे दिया था और उसे स्विमिंग नहीं आती थी, यानी ऑलमोस्ट ड्राउन। अब जैसे एड बड़ा हुआ, ऑब्वियसली ही हेटेड हिज मदर एंड सिस्टर्स, सो ही वांटेड टू लिव विद हिज फादर, और इसीलिए एक दिन वो काफ़ी उम्मीद लेकर के अपने फादर के घर गया। जब वो अपने फादर के घर गया तब उसके फादर ने भी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और इसके बाद एड के पास अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इस सोच में कि अब उसे उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रहना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट में उसकी माँ ने उसे इतने सालों तक पाला था। बट ही हैड नो क्लू कि एड की ग्रैंड मदर का भी बिहेवियर एड की मदर की तरह था। एड की ग्रैंड मदर भी उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया करती थी, काफ़ी बुरी बातें बोला करती थी, जिसके कारण उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ही हेटेड हर सो डैम मच। एक दिन एड के ग्रैंडफादर किसी काम से बाहर गए थे
और किसी बात को लेकर के एड और उसकी ग्रैंडमदर के बीच काफ़ी बहस हो रही थी। काफ़ी झगड़ा हुआ, गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें बोली और उस दिन गुस्से में आकर के एड ने अपने ग्रैंडफादर के पिस्टल से अपनी ग्रैंडमा को शूट कर दिया। और इसीलिए जब एड के ग्रैंडफादर घर आए वापस बाहर से, एड ने उन्हें भी शूट कर दिया। He was just 15 years old when he killed his own grandparents. इस क्राइम के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया and where he was treated for 5 years. In a hope कि situations better हो जाएगी और he'll get better, he'll get some help. He was diagnosed with paranoid schizophrenia. 5 सालों के बाद एड जब हॉस्पिटल से रिलीज हुआ, then he was 21 years old and never in his life he had ever dated a girl. My inability to communicate socially, sexually, I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area, even if just sitting down and talking with a young lady. I need to be able to really communicate, and ironically enough, that's why I began picking people up. उसके पास और कोई जगह नहीं था रहने का except his mother's house again. Plus he had a small apartment जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता था. When Ed was 21 years old, he was 6 foot 9 inches, जो अपने एज ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है. बहुत लो सेल्फ एस्टीम के कारण he couldn't approach any girl. Of course he wanted to be with a girl, so he came up with a plan. प्लान कुछ ऐसा था कि उसने एक गन खरीदा और उसके बाद फिर he used to pick up girls from nearby colleges. ऐसे ही एक दिन एड ने 2 लड़कियों को कॉलेज के बाद पिकअप किया. उन दोनों को वो जंगल की ओर ले गया, दोनों को शूट करके मार दिया, दोनों की बॉडीज को अपने अपार्टमेंट में लाया, dismembered the body, छोटे छोटे पीसेस में काटा, and the next thing you know that he performed necrophilia. ये सेम प्रोसेस उसने 7 और लड़कियों के साथ किया और फिर उनकी बॉडीज़ को छोटे टुकड़ों में काट करके वो अलग अलग जगहों पर फेंक देता था. अब ऑफ कोर्स 6 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज हुई और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेटर्स छानबीन करने लगे और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि हाल ही में किसी आदमी ने एक अनऑथराइज्ड गन खरीदी है, जिसका पता लगाते लगाते उन्हें एड कैंपर के बारे में पता चला. इन्वेस्टिगेटर्स को एड कैंपर के घर और उसके लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो फिर वहाँ जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स अभी तक इन्वेस्टिगेटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि एड ने वो सारी क्राइम्स किए हैं. सो द लीस्ट दे कुड डू वाज टू टेक दैट गन अवे फ्रॉम एड कैंपर. नाउ एड को पता था कि अगर उसकी माँ को उसके इस बिहेवियर के बारे में पता चलेगा कि पुलिस वाले आकर के उससे उसकी गन ले गए, देन शी विल बी वेरी एम्बैरेस्ड एंड शी विल बी वेरी एंग्री अबाउट इट. एंड ऐसा ना हो इसीलिए ही फाउंड अ सोल्यूशन. और फाइनली एड वो करने का प्लान करता है दैट ही वांटेड टू डू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. जस्ट द नेक्स्ट डे एड सुबह 4 बजे उठता है, एक हथौड़ा लेता है, अपनी माँ के बेडरूम की ओर बढ़ता है, कैरिंग अ हैमर विथ हिम. व्हाइल शी वाज स्टिल स्लीपिंग, एड हिट हर मल्टीपल टाइम्स ऑन हर हेड. वो उन्हें इतनी बेरहमी से मारता है, इतने बार हथौड़े मारता है सर पर, जिसके बाद फाइनली वो दम तोड़ देती है. अब इसके बाद चीज़ें थोड़ी और डिस्टर्बिंग होने वाली है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिस्क्लेमर. सो या Ed took that hammer, hit her mother several times till she took her last breath. इसके बाद एड अपनी माँ का सर काटता है, उनके वोकल कॉर्ड्स काट कर गार्बेज बैग पे फेंकता है, उनके सर को एक शेल्फ पे रख करके उनके ऊपर काफ़ी चिल्लाता है, काफ़ी सारी चीज़ें फेंकता है. वो सारी चीज़ें करता है जो उसकी माँ ज़िंदगी भर उसके साथ करती आ रही थी, ह्यूमिलिएट करती आ रही थी. वो सारी चीज़ें उसे बोलता है, उसका सारा गुस्सा अपना निकालता है, जीभ काट कर फेंक देता है और फिर उनकी बॉडी को ले जा कर के एक क्लोजेट में बंद कर देता है. अब एड यहाँ नहीं रुकता है. एड अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाता है, वो उन्हें घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है. जब उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड घर पर आती है, देन दे बोथ स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी. उतनी ही देर में एड स्ट्रैंगल्स हिज मदर्स बेस्ट फ्रेंड और उनकी भी बॉडी को वो उस सेम क्लोजेट में छुपा देता है. अब घर से भागने से पहले एड एक नोट छोड़कर जाता है उन बॉडीज़ के पास. नो नीड फॉर हर टू सफ़र एनी मोर एट द हैंड्स ऑफ दिस हॉरिबल मर्डरस बुचर. इट वॉज क्विक, asleep, the way I wanted it. Not a sloppy and incomplete, gents. Just a lack of time. I got things to do. और इसके बाद वो उस घर से भाग जाता है. 3 दिन तक भागने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि देयर इज़ नो चांस कि अब वो बच पाएगा. उसने अपने टीनेज ईयर्स में अपने ग्रैंडफादर्स को मारा है, इतनी सारी लड़कियों का मर्डर किया है,
अपने घर पर अपनी माँ और उनकी बेस्ट फ्रेंड को मारा है, किसी का भी क्लियर शक इस पर जाएगा एंड देयर इज नो वे कि ये बच पाएगा। नाउ रिमेंबर द फ़ोन कॉल जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। एड अपना फ़ोन निकालता है और पुलिस को फ़ोन लगाता है और अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर देता है। एड ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 10 लोगों का मर्डर किया, इंक्लूडिंग हिज मदर्स बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जब एड अपने क्राइम्स के बारे में पुलिस को बता रहा था, ही हैड नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट, नो शेम। वो डिटेल बाय डिटेल हर चीज़, हर स्टेप को एकदम डिटेल और एकदम इंटरेस्टिंग वे में बता रहा था। उसे पता था कि उसने गलत किया है जो किया है, दैट्स वाई ही कन्फेस्ड। उसे पता था वन रीज़न वाई ही कन्फेस्ड बिकॉज ही सेड कि उसका अब मर्डर करने से मन उब गया है। ही वॉज टायर्ड ऑफ किलिंग पीपल, ही वॉज टायर्ड ऑफ सीइंग ऑल दिस ब्लड, ऑल दिस डेड बॉडीज। ये एक रीज़न था उसका टू कन्फेस, टू सरेंडर। एड के ट्रायल्स काफ़ी समय तक चले। उसने ट्रायल्स के दौरान खुद को मारने की भी काफ़ी कोशिश की। ही ट्राई टू टेक हिज लाइफ, बट उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। ही गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंस्टेड। Kemper says he did. He says he could have gone on. He said he had fantasies of killing dozens more people, of leaving a trail of bodies across the country, and at one point he just got on the telephone and turned himself in. He said it was time for the killing to stop. In his case, he said publicly that it was his mother that he was killing all along, and when he killed his mother, that was the end. It's a very deep psychological observation from himself. It may be very accurate. He was lonely and was bullied his whole life. He never went out with a girl, never had his first kiss. जो भी उसने किया उसने उन डेड बॉडीज के साथ किया, और वो करने के बाद उसे ज़्यादा प्लेजर मिला दैन जस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग विथ अ वुमन इन रियल इन पर्टिकुलर. So this was the story of Ed Kemper. He was one of the most notorious serial killers, because of course you know the story now. I don't need to explain it anymore. So yeah, do leave a comment down below. Share your thoughts. You're always free to do that. And like this video, subscribe to this channel, and I make content like these. Thanks for watching. Bye bye.